बचेगा कौन? कौन सा राजनीतिक दल है जो बच जाएगा? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो बच जाएगी? आखिर में एक एक करके तो सबको इस चक्रव्यूह में फंसना ही होगा। वो चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, वो नेता अपने बूते अपने राजनीतिक दल को खड़ा कर चुका हो, उसकी पहुंच और पकड़ आम लोगों के बीच हो, वो अपने राज्य में सबसे लोकप्रिय नेता ही क्यों ना हो, लेकिन एक वक्त तो आएगा जब वह भी कहीं ना कहीं उस चक्रव्यूह में फंस ही जाएगा, जिस चक्रव्यूह के दायरे में जो फार्मूला मौजूदा वक्त में चुनाव जीतने के लिए अपनाया जा चुका है, उसमें उसे फंसना ही होगा। क्योंकि यह फार्मूला गजब का है। किसी एक लोकसभा सीट के दायरे में 6 से 8 विधानसभा की सीटें आती हैं, और उसमें अगर 8 आती है तो 6 पे वो शख्स जीत सकता है जिस शख्स की ताकत पहचान उस क्षेत्र में हो, उस सीट पर हो। लेकिन बाकी 1 या 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी होगी जो विधानसभा की होगी, जिसमें मार्जिन इतना बड़ा होगा कि एक झटके में वह शख्स हार जाएगा और आखिर में उसे उसी चक्रव्यूह के नेताओं के साथ खड़ा होना पड़ेगा, जहां पर वह अपने भविष्य की राजनीति को साध सके, आने वाले वक्त में राजनीति कर सके, सत्ता संभाल सके, या फिर सत्ता के साथ खड़े होकर सत्ता की मलाई चख सके। उसके दरवाजे पर ईडी और सीबीआई नहीं आए, इनकम टैक्स का कोई नोटिस नहीं पहुंचे। वो शायद इस सहूलियत के साथ अपनी राजनीति करे कि इस देश के भीतर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी वही सत्ताधारी पार्टी है जिसने कमाल 2024 के चुनाव में किया है। एक ऐसा चुनाव जिसकी अपनी कोई जमीन नहीं है, और एक ऐसी राजनीति जिसमें अपनी बनाई जमीन पर खड़े होकर भी आप चुनाव जीत नहीं सकते हैं। इस चक्रव्यूह में आप मत फंसिए। अब सवाल इस देश के भीतर तमाम छोटे बड़े नेताओं का और छोटी बड़ी पार्टियों के भीतर हलचल पैदा हो चुकी है। वो चाहे नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ही क्यों ना हो, वो चाहे टीडीपी की चंद्रबाबू नायडू के नेता के तौर पर पहचान क्यों ना हो, वो चाहे चिराग पासवान अपने तौर पर आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ खड़े होकर बिहार की कमान संभालने के सपने देखने वाले क्यों ना हो, वो कोई कुशवाहा क्यों ना हो, वह एकनाथ शिंदे क्यों ना हो, जिनकी बुरी गत हो चुकी है। और 2024 के चुनाव में 4 सीटों पर जीत उन्हें कैसे मिली, यह सवाल अब उस जांच के दायरे में है जिस जांच को आगे बढ़ाने की दिशा में राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया। यह कहकर ऐलान कर दिया कि इलेक्शन कमीशन अगर नहीं देगा डॉक्यूमेंट तो भी हम जांच करेंगे। लेकिन बात इतनी सरल कुछ भी नहीं है। नया सवाल यह है, क्या इस देश के भीतर लोकतंत्र को चलाने और संभालने वाली संस्थाएं ही अगर प्लेयर के तौर पर काम करने लग जाए तो बचेगा क्या? तो क्या यह सिस्टम धराशायी करने के लिए मौजूदा राजनीतिक सत्ता में साथ दे रहे राजनीतिक दलों के भीतर अब बड़े सवाल उठने लगे हैं? चंद्रबाबू नायडू के भीतर पहला सवाल एसआईआर को लेकर उठा था, और नया सवाल अब उनकी पार्टी के भीतर जो सवाल राहुल गांधी ने जिस आधार पर खड़े किए उसमें वो अपना परीक्षण कर रहे हैं। क्योंकि टीडीपी को लोकसभा में जिन सीटों पर जीत मिली और वहां बीजेपी को जिन सीटों पर जीत मिली, उसमें बीजेपी की भी खासियत यही रही कि 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी इसलिए जीत गई क्योंकि 1 और 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा की ऐसी थी जहां वो विधानसभा का चुनाव हार गई, लेकिन लोकसभा चुनाव के भीतर उसने कमाल कर दिया और उन जगहों पर उसने बढ़त हासिल की, और लोकसभा में बाकी जो असेंबली सेगमेंट थे वहां पर उन्हें हार मिल गई। अभी यह काम कांग्रेस पार्टी के हवाले ही करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें लगता है एक चीज और समझ लीजिए। जयपुर ग्रामीण की सीट जिस तरीके से कल राहुल गांधी जिक्र कर रहे थे बेंगलोर सेंट्रल की सीट का, यह कहते हुए कि उसके अंदर आने वाले तमाम असेंबली सेगमेंट्स पे
हर जगह कांग्रेस आगे, लेकिन महादेवपुरा में पीछे, और लाखों वोट से पीछे, और वहीं पर लाखों वोट फेक उन्होंने पकड़ लिए। एक क्षण के लिए आप देख लीजिए कि जयपुर ग्रामीण, यहां पर कोटपुतली में कांग्रेस को मिलते हैं 68,000, बीजेपी को मिलते हैं 50,000। विराटनगर में कांग्रेस को मिलते हैं 62,000, बीजेपी को मिलते हैं 59,000, 59,000। शाहपुरा में कांग्रेस को मिलते हैं 78,000, बीजेपी को मिलते हैं 52,000। आमेर में कांग्रेस को मिलते हैं 87,000, बीजेपी को मिलते हैं 82,000। जामवरामगढ़ में कांग्रेस को मिलते हैं 74,000, बीजेपी को मिलते हैं 55,000। बांसूर में कांग्रेस को मिलते हैं 66,000, बीजेपी को मिलते हैं 55,000। फुलेरा, जहां पर कांग्रेस को मिलते हैं 74,520 वोट, और फुलेरा में बीजेपी को मिलते हैं 78,221 वोट, यानी तकरीबन 3,500-4,000 के वोट ज्यादा बीजेपी को मिलते हैं। लेकिन बाकी जगहों पर जो एवरेज आप निकालेंगे उसमें 20 से 25,000 का अंतर होगा। तो ऐसे में एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बस्ती है झोंटवाड़ा, यहां पर 89,000 वोट मिलते हैं कांग्रेस को, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी को मिल जाते हैं 1,70,377 वोट, और एक झटके में सब कुछ मैनेज हो जाता है, और आखिर में परिणाम आता है कि बीजेपी 1,615 वोट से जीत गई। इस देश के भीतर कितनी सीटें ऐसी हैं, यह सवाल अब इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि इलेक्शन कमीशन जिन बातों को नहीं मान रहा है, और इलेक्शन कमीशन का जो काम है उससे वह पांव पीछे खींच रहा है, तो शायद इस देश के भीतर अगर इलेक्शन कमीशन यह गलती कर रहा है कि वह ईडी की तर्ज पे काम करने लगे या सीबीआई की तर्ज पे काम करने लगे, तो यह चेतावनी तो चंद्रबाबू नायडू के कानों में भी आ चुकी है। उन्हें भविष्य में अपना भविष्य अंधकार दिखाई देने लगा है। जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी सवाल है, और शायद हर उस पार्टी के भीतर सवाल है कि ऐसे में तो वो सिर्फ और सिर्फ कठपुतली के तौर पर बीजेपी के साथ खड़े नजर आएंगे। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने आज चेतावनी देते हुए खुले तौर पर इसका ऐलान कर दिया, आप दीजिए, नहीं देंगे तो हम 10, 15, 20, 25 सीटों पर यह सब कुछ करके दिखा डालेंगे। हमें एक सीट की सच्चाई निकालने के लिए 6 महीने लगे, मगर अगर आपने हमें डेटा नहीं दिया तो हम ये काम एक नहीं 10, 15, 20, 25 सीटें में भी कर सकते हैं। पेपर कॉपियां हैं हमारे पास, आप छुपा नहीं सकते और आप छुप नहीं सकते। एक ना एक दिन आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दरअसल हर छोटी बड़ी राजनीतिक दलों के भीतर यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि सबको पता है कि बीजेपी अपने तौर पर अपनी जीत की गारंटी अगर पहले से करने लगे, और जो तथ्यों के साथ बात सामने आई है उसमें चुनाव आयोग की भूमिका अगर नोटिस थमाने की हो जाए, और अगर चुनाव आयोग इस तरह की बातें करने लगे जिससे ऐसा लगे कि जिन राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ना होता है उन राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए किसी भी सवाल को चुनाव आयोग अब जवाब देने की स्थिति में नहीं बल्कि नोटिस थमाने की स्थिति में है, तो एक झटके में यह बात अब बड़ी होती चली जा रही है कि दरअसल जो पूरा का पूरा कानून है चुनाव को कराने को लेकर, और संविधान में जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसकी रक्षा करने का काम तो चुनाव आयोग का है, और चुनाव आयोग इलेक्शन के समय सब कुछ होता है। यानी किसी जिले का डीएम एसपी उसको भी चुनाव आयोग ही निर्देश देता है। किसी भी राज्य में कोई भी नोटिफिकेशन कोई राजनीतिक सत्ता अगर अपने चुनाव के लाभ के लिए जारी कर रही हो तो वह नहीं कर सकती है। यानी इलेक्शन के नोटिफिकेशन के बाद असल सत्ता चुनाव आयोग की होती है, और सभी राजनीतिक दल ये मानकर चलते हैं कि चुनाव आयोग अपनी भूमिका को बाखूबी निभाएगा,
क्योंकि चुनाव के पीरियड में सत्ताधारी दल का भी कोई मतलब, उसकी कोई ताकत, उसका कोई महत्व होता नहीं है। लेकिन अगर चुनाव आयोग सवालों का जवाब देने के बदले नोटिस थमा दे और कानूनी कार्रवाई की धमकी देने लगे, तो वो चंद्रबाबू की पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, वो चिराग पासवान हो, वो एकनाथ शिंदे हो, वो अजीत पवार हो, वो कोई भी पार्टी हो इस देश के भीतर में, और एनडीए के साथ खड़ी छोटी बड़ी बिना एक सांसद वाली भी पार्टी अब ये सोचने लगी है कि उसकी मौजूदगी उस राजनीति में है ही कहीं नहीं जो राजनीति इस दौर में बनाई गई, खड़ी की गई, और उस खड़ी की गई राजनीति के लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है, जो पूरे तरीके से सत्ताधारी बीजेपी के लिए काम करती है। शायद यह डराने वाली स्थिति हर छोटे बड़े राजनीतिक दल के भीतर आ चुकी है। और यह सवाल इसलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि आज जब चुनाव आयोग ने 2 घंटे के लिए तकरीबन महाराष्ट्र के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, कई राज्यों के जो डाटा उसकी अपनी वेबसाइट पर मौजूद थे वो गायब हो गए। और जब वो गायब हो गए तो उसके बाद बड़ा सवाल यह आया, क्या उसमें भी फेरबदल करके नई परिस्थितियों को चुनाव आयोग अब लेकर आएगा, या वो ठीक कर रहा है, या फिर इन सब से हटकर कांग्रेस ने जो कहा हमने सब कुछ डाउनलोड कर दिया है। इस देश के भीतर में एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डाउनलोड किया है, देश के कई एनजीओज ने डाउनलोड किया हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन क्या इन सब से अब खिलवाड़ खुले तौर पर कर रहा है? क्योंकि यह पहली बार एक स्थिति है इस देश में सबसे बड़े राजनीतिक दल के बाद जो दूसरी बड़ी पार्टी है कांग्रेस, जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और जिसके नेता विपक्ष के नेता के तौर पर हैं, अगर उनको भी धमकी देने की स्थिति में चुनाव आयोग आने लग जाए और वो उस कानून का जिक्र करने लगे जो कानून उसके अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर है, यानी गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है इसको लेकर उसे सफाई देनी चाहिए, लेकिन सफाई बीजेपी के नेता दे रहे हैं और धमकी चुनाव आयोग दे रहा है, तो वो चुनाव का पूरा प्रोसेस जो एक पारदर्शिता को दिखलाता है वो एक झटके में गायब हो गया और इसको लेकर हड़कंप हर दिशा में मचने लगी है। तो क्या पूरा सिस्टम धराशायी हो चला है, जिसका जिक्र अब खुले तौर पर राहुल गांधी भी यह कहकर करने लगे हैं कि मैंने तो पार्लियामेंट में, संसद के भीतर संविधान की शपथ ली है और आप मुझसे कह रहे हैं जो डॉक्यूमेंट में रख रहा हूं उस पे आप हलफनामे के तौर पर दीजिए, जबकि वो आप ही के डॉक्यूमेंट हैं, तो आप ही इसको चेक कर लीजिए। यानी ये डराने वाली स्थिति इस देश के छत्रपों के भीतर भी आ गई है। और पहली बार कल शाम जब राहुल गांधी के निवास पर इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की मौजूदगी थी, वो समाजवादी पार्टी हो, वो आरजेडी हो, वो तृणमूल कांग्रेस हो, वो डीएमके हो, वो शिवसेना हो, उद्धव ठाकरे हो, हर पार्टी के भीतर यह सवाल बड़ा था, तो आने वाले वक्त में हम तो कठपुतली हो जाएंगे अगर चुनाव आयोग भी इस दिशा में इसी तरीके से नोटिस दे, तो हमें भी कल कोई नोटिस थमा देगा। अगर हम कोई सवाल उठाएंगे तो फिर हमारा अस्तित्व, तुम्हारी राजनीति, हमारे नेता की पहचान बचेगी कैसे? इसीलिए आज खुले तौर पर यह बात सामने निकल कर आई। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है, ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। असल में ये लड़ाई राहुल गांधी और चुनाव आयोग की नहीं है, ये लड़ाई इस देश के भीतर में राजनीति करने वाले उन राजनीतिक दलों के अस्तित्व और नेताओं की अपनी राजनीति के पहचान से जाकर जुड़ गई है
कि आने वाले वक्त में या तो वह बीजेपी के प्यादे हो जाएं या फिर अपनी पूरी राजनीति को वो अर्पित कर दें बीजेपी के हवाले करते हुए। और यह सवाल एनडीए के भीतर भी है। एनडीए के साथ बीजेडी नहीं खड़ी है, लेकिन कई मौकों पर वह मोदी सरकार का साथ देती है। पहली बार नवीन पटनायक की पार्टी उड़ीसा में जो हारी, उसके बाद अब उनके भीतर भी सवाल है। कंधमाल, जाजपुर, भुवनेश्वर, जगत सिंहपुरा, कटक, केंद्रपाड़ा, धनकेनाल, नवरंगपुर, भद्रक, क्योंझर, इन तमाम जगहों पर उनको लगता है कि सब कुछ उनका लूट लिया गया। यह लूट की परिस्थिति महाराष्ट्र आते आते अकोला, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुगढ़, बुल्ढाना, यहां तक कि मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मावेल, इन तमाम जगहों से होते हुए नागपुर तक ये जाती है। छत्तीसगढ़ के भीतर कांकेर, राजनांदगांव, सरगुजा, जांजगीर, बस्तर, इन जगहों को छूती है। बिहार में सारण, अररिया, शिवहर, इन जगहों को लेकर सवाल खड़ा कर रही है। और जो सवाल है कि क्या इन जगहों की जांच अगर जिस तरीके से बेंगलोर सेंट्रल की सीट में एक कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर किया गया, उसी तर्ज पर अगर हर राज्य में हो, वो मध्य प्रदेश की मुरैना, भिंड, ग्वालियर भी हो सकती है, वो तेलंगाना की महबूब नगर, मेडक, सिकंदराबाद भी हो सकती है, वो गुजरात में पाटन का इलाका भी हो सकता है, वो छत्तीसगढ़ के भीतर तो बेंगलोर सेंट्रल तक गए हैं, वो हवेरी और चित्रगुड़ा के भीतर का भी यही सवाल है। यहां तक कि जो कोलार की सीट है वहां पर भी यह सवाल है, बीजापुर का यह सवाल है। इन तमाम सवालों का जवाब दे पाने की स्थिति में चुनाव आयोग को होना चाहिए। और शायद इसीलिए जिन बातों को लेकर, जिस फैक्ट्स की मांग राहुल गांधी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन उसे क्यों नहीं दे रहा है। वो डॉक्यूमेंट है इस देश की डेमोक्रेसी के, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस पर खामोशी बरती हुई है। और शायद इसीलिए पहली बार खुले तौर पर राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन से 5 सवाल भी कर रहे हैं और खुले तौर पर यह ऐलान भी कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव वोट चोरी के आसरे कैसे लूट लिया गया, और अगर यह तमाम सबूत उन्हें मिल जाएं तो एक झटके में वो साबित कर सकते हैं कि 2024 के जो चुनाव परिणाम है, जो चुनाव परिणाम होते उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, मगर मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं। हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक ऑपोजिशन की पार्टियां ये सवाल पूछ रही हैं। तो क्या वाकई ऐसा है 2024 के चुनाव परिणाम बीजेपी को 200 सीटों के इर्द गिर्द समेट सकते थे? आप कह सकते हैं बेंगलोर सेंट्रल का जो पूरा का पूरा फार्मूला है, उस फार्मूले को इस देश के भीतर में राहुल गांधी जो 25 सीटों का जिक्र कर रहे हैं, और हमारी टीम ने जब उस पर काम किया तो वो 40 से ज्यादा सीटें हैं जहां पर बीजेपी को जीत मिलती है। लेकिन उस लोकसभा सीट के मातहत आने वाली 6 से 8 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पर 6 है वहां पर 5, और जहां पर 8 कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर 6 विपक्ष जीत रहा है, बीजेपी नहीं जीत रही है। लेकिन सिर्फ 1 और 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बड़ा मार्जिन निकल कर आता है जो बतलाता है कि बीजेपी ने ओवरऑल कवर कर लिया और उस लोकसभा सीट में उसने जीत हासिल कर डाली। यह स्थिति महाराष्ट्र के भीतर है, यह स्थिति छत्तीसगढ़ के भीतर है, उड़ीसा के भीतर है। यह स्थिति भारत के लोकतंत्र को लेकर इसलिए डराने वाली है क्योंकि इस देश के भीतर अगर 2014 के बाद से आप सफर करना शुरू करें तो जो मुद्दे इस देश के भीतर उछल रहे थे, उन मुद्दों के साथ सरकार के खिलाफ नीतीश कुमार भी एक वक्त खड़े थे, एक वक्त चंद्रबाबू नायडू भी खड़े थे। लेकिन फिर वही चुनाव की तिकड़म, चुनाव की जीत हार और उसी के जरिए लोकतंत्र का पैमाना तय होना और सरकार और नेता के चेहरे की चमक, सत्ता में बैठकर आ जाना, क्योंकि जीत की गारंटी तय कर ली गई। क्या वाकई ऐसी स्थिति है? क्योंकि याद कीजिए नोटबंदी में दोनों का विरोध था।
याद कीजिए जीएसटी में दोनों का विरोध था, याद कीजिए कृषि कानून जो 3 लाए गए उस पर दो विरोध था, राफेल स्कैम को लेकर विरोध था, जो पीएम केयर्स फंड बना था उसको लेकर विरोध था, जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स थे उसको लेकर विरोध था, कोविड के दौर में जो इस देश के भीतर अफरा तफरी थी उसको लेकर विरोध था, डूबती इकोनॉमी के बीच कई बार नीतीश कुमार और कई बार चंद्रबाबू नायडू ने सवाल खड़े किए जब तक वो सरकार यानी बीजेपी के साथ नहीं आए थे। इस देश के भीतर ईडी, सीबीआई, आईटी को लेकर सवाल कई मौकों पर दोनों नेताओं ने खड़े किए। इस देश के भीतर में इस देश की पॉलिसी वो पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के बीच जिस तरीके से डोल रही है, उन नीतियों को लेकर भी कई मौकों पर कई आवाजें आई हैं। इस देश में किन कॉरपोरेट्स को काम दिया जा रहा है और किन को नहीं दिया जाता है, यह आवाज तो पिछले दिनों बीजेपी के साथ रहते हुए भी चंद्रबाबू नायडू की शिकायत जब दिल्ली में इस आधार पर उन्होंने करनी शुरू कर दी कि उनके अपने मित्र कॉरपोरेटों को काम क्यों नहीं मिल रहा है, तो फिर उन्हें काम मिलने लग गया। एक अजीबोगरीब परिस्थिति के भीतर बात होते होते चुनाव आयोग तक चली गई और चुनाव आयोग ने जवाब देने के बदले इस देश के लोकतंत्र को सुरक्षित करने की जगह नोटिस और धमकी के शब्दों का जब इस्तेमाल शुरू कर दिया तो यह सवाल आखिर में वहां आकर खड़ा हो गया है कि बचेगा कौन, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बचेगी, कौन सा नेता बचेगा। जो बचेगा वो कठपुतली होगा, मोदी शाह की चुनावी बिसात पर प्यादे के समान होगा। तो ना नीतीश बचेंगे ना चंद्रबाबू नायडू बचेंगे। और यह संकेत कितने गहरे हैं कि शशि थरूर भी अब इलेक्शन कमीशन से सवाल करने लगे हैं कि राहुल गांधी ने इतने गंभीर सवालों को उठाया है तो आपको जवाब देना चाहिए, ना कि हलफनामा मांगना चाहिए। यह परिवर्तन यूं ही नहीं है। इस देश के भीतर बनाए गए उस सिस्टम में जो न्यू नॉर्मल के तौर पर इस देश के लोकतंत्र को हड़पने को तैयार है, सचेत हर कोई होने लगा है। सवाल सिर्फ निर्णय लेने की है। क्या कदम उस दिशा में बढ़ जाएंगे? इंतजार कीजिए, अभी तो शुरुआत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।